हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी रूम पे। जैसा कि आपको सर ने बताया था कि हमारे चैनल पे हिस्ट्री के साथ साथ जीएस के अन्य पोर्शंस की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो इसी क्रम में मैं संध्या आप लोगों को जनरल साइंस की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए अपनी क्लासेस लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, हम इस क्लास में जनरल साइंस के सभी पोर्शंस, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस अभी के हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट्स पीसीएस की बात हो, चाहे वो ट्रिपल एससी की बात हो, चाहे वो टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी प्रकार का वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर हो रहे हैं, इवन अब न्यू इंक्लूडेड अगर हम बात करें तो जीआईसी, एलटी, जिनमें भी जीएस के पोर्शंस जोड़ दिए गए हैं, सभी के दृष्टिकोण से जनरल साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ना। हम लोग अगर लास्ट ईयर्स के कुछ रिव्यूज़ लें तो हम देखेंगे कि इवन यूपी पीसीएस के जो प्री एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी जनरल साइंस से 20 से 22 क्वेश्चंस तक पूछे जा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल्स बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का वो बढ़ रहा है और उसमें साइंस की क्राइटेरिया को भी बढ़ाया जा रहा है। अतः हम लोगों को साइंस पे अपनी कमांड मजबूत रखनी है। अगर हमें अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो साइंस के प्रत्येक बीट को सरल और संक्षिप्त भाषा में हमें समझना होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आशा करती हूँ कि मैं जो आप लोगों को सामने कंडक्ट करने वाली हूँ वो आप लोगों को समझ में आएगा, वो सरल भाषा में होगी। और अगर किसी भी प्रकार की आपके अंदर क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपनी जनरल साइंस की क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, साइंस की बात करते हैं तो साइंस में 3 पोर्शन आ जाते हैं, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जिस बीट पे डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र जैसे ही ये शब्द शुरू हुआ, जीएस के क्वेश्चन शुरू हो गए। कैसे जानते हैं? जैसे ही जनरल रसायन शास्त्र की बात शुरू हुई, पूछा जाता है कि रसायन शास्त्र, जो रसायन शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है और इसका क्या अर्थ होता है। तो रसायन जो शब्द है ये मिस्र शब्द है, मिस्र भाषा की एक शब्द है जिसको कीमिया बोला गया, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम पढ़ते आते हैं कार्बन के पदार्थ, है ना, और कार्बन का कलर कैसा होता है? काला। कार्बन को याद कीजिए केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से याद कीजिए कीमिया को, और कीमिया से याद कर लीजिए काला रंग। बिल्कुल क्लियर है ना, एक क्वेश्चन हमारा तैयार। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैसा कि एज यूजुअल सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, इसके जनक को भी जानना जरूरी है। तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो किन्हें माना गया है? लेवॉइजिए को, एंटोनी लेवॉइजिए। जनरली एग्जाम्स में लेवॉइजियर ही पूछता है ना। अब लेवॉइजियर से जुड़ा हुआ एक और जो इम्पोर्टेंट बिट जुड़ा हुआ है वो ये है कि लेवॉइजिए ने सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के द्वारा केमिकल रिएक्शंस में ये पता चलता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है ना तो ह्रास होता है, केवल जो पदार्थ है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आगे चलकर पूरे केमिस्ट्री के स्टडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारणों को देखते हुए पिता किसे कह दिया गया? लेवॉइजियर को, जिसने क्या दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और केमिस्ट्री के बारे में जानते हुए चलते हैं कि केमिस्ट्री की मेन शाखाएं क्या हैं। भौतिक रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जिसमें भौतिक रसायन को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। और अकार्बनिक रसायन को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब इन तीनों शब्दों के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में हम लोगों को इन शब्द के बहुत ज़्यादा प्रयोग होने में, ठीक है। जैसे भौतिकी की बात करेंगे तो हम हमेशा किसी भी एलिमेंट्स के बारे में जब बात करेंगे तो हम उसके साइज, कलर, है ना, उसके स्टेट्स किस अवस्था में है, इनकी बात करेंगे। जब हम अकार्बनिक की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर ले जाते हैं, चूँकि आप लोगों ने क्लास 10th तक केमिस्ट्री पढ़ी है तो पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के बारे में आप लोगों को पता है। हालांकि हम लोग क्लासेस जब हमारी कंटिन्यू चलेंगी तो इस आवर्त सारणी को भी हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ये जानना है कि जब हम आवर्त सारणी के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में स्टडी करते हैं, तत्वों के परमाणु, अणु, इन सब विषयों पे जब हम चर्चा करने लगते हैं तो वो होती है अकार्बनिक रसायन, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसे ही बात आती है तो आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुलक क्या है, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बनिक रसायन में हम चर्चा करते हैं कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। चाहे वो जीवित हो रहे हैं, जीवित जीवों में घटित हो रहे हैं या फिर वो मृत जीवों में हो रहे हैं, जैसे पेट्रोल और केरोसिन, है ना, कोयला, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की स्टडी की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? पदार्थ से। सबसे पहला शब्द जो हमसे इंट्रोड्यूस्ड होता है वो है पदार्थ, ठीक है सर। तो पदार्थ क्या है? एकदम जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमारे टीचर्स पढ़ाते आ रहे हैं। पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना द्रव्यमान है ना। तो इतने लो लेवल पे हम लोग अगर डिस्कस करें तो हमें पता है हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक गिलास पानी पी रहे हैं हम लोग, चाहे सर में तेल लगा रहे हैं, चाहे हम पेन यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? पदार्थ है ना। तो ये पदार्थ हैं क्योंकि इनका एक अपना द्रव्यमान है, ये किसी ना किसी प्रकार से भार एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठोस और द्रव का भार तो हमें समझ में आता है, गैस के भार को समझने के लिए हम कहाँ चलते हैं? अपने रसोई गैस पे चलते हैं। जब भी हम रसोई गैस को जाते हैं लेने के लिए एजेंसी से तो हम उसको किस प्रकार से नापते हैं? तौल के ही तो नापते हैं। वो है क्या? एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो गैस है लेकिन जब कॉम्प्रेस्ड करके सिलेंडर में भर दिया गया है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो उसे हम वजन कर रहे हैं। इसका मतलब गैस में भी वजन होता है। गुब्बारे का एग्जाम्पल लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि भाई गैस भी स्थान घेरते हैं। जब फूंकते जाइए वो फूलता जाएगा, इट मीन्स वो जगह घेर रहा है ना। तो ये तो हो गया किस प्रकार से पदार्थ हम लोगों के आसपास हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में जानेंगे तो पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। जैसा कि भौतिक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की, जो दिख रहा है जब हम उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी पदार्थ का रंग, आकार, आयतन या अवस्था को देखकर हम लोग किसी भी प्रकार के उसके गुण की चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पे सामान्यतः पदार्थ को हम लोग जानते हैं तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? आप लोग सभी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर आप एक्चुअल साइंस की भाषा की बात करें तो दो और स्टेट्स हैं। क्या है? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की चर्चा हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स के अनुसार से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है, ये किस फॉर्म में रहता है, चौथी अवस्था का उपयोग हम कहाँ करते हैं। इस तरह से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस की जो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ी सी उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आकार। तो हम जान रहे हैं ये पेन है, इस पेन को हम और दबाकर छोटा नहीं कर सकते, तो इसकी एक आकार है जो निश्चित है,
चाहे वो मेरे हाथ में रहे, चाहे टेबल पे रहे, चाहे हम इसको इसके बॉक्स पे रख दें, लेकिन इसका आकार निश्चित ही रहेगा। तो प्रत्येक ठोस की यही जो है कि एक पहचान है कि उसकी आकार क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरा क्या है, आयतन। आयतन एक शब्द है जो मास बाय डेंसिटी, आयतन इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, आयतन इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा घनत्व, है ना। तो ये आयतन जो है, पेन को आप किसी भी जगह पे रखिए, ये इतना ही जगह घेरेगा, यही इसकी आयतन है, ठीक है। तो ये भी कैसी होती है, ठोस की निश्चित होती है। तीसरा हम लोगों को महर्षि कणाद ने बता दिया था कि ये जो भी पदार्थ होते हैं ये क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। और इन कणों को जब हम लोग जो है कि किस प्रकार से ये कण ठोस, द्रव और गैस का आकार ले लेते हैं, तो ये जो कण हैं, इन कणों के मध्य एक आकर्षण बल होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लें, बूंदी के लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, सभी लोग खाते हैं। ये बूंदी को एक प्लेट में फैला के रख दीजिए, वो हो गए छोटे छोटे कण। अब इनको पास लाइए और पास लाइए, फिर इनको क्या कीजिए, दोनों हाथों से दबा के लड्डू में कन्वर्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही ये लड्डू में कन्वर्ट हो गया, इसकी एक निश्चित आकार हो गई और अब उसके कण बहुत पास पास हैं, है ना। यानी कि ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल, पकड़ बहुत मजबूत होती है। हमको ठोस को तोड़ने में सबसे ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, यही है आकर्षण बल, जिसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़े। और इसी क्रम में एक और आता है गतिशीलता, कणों की गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब हो गया किसके कण ज़्यादा भागते रहेंगे इधर उधर, तो जिसकी पकड़ मजबूत नहीं है वही भागता है इधर उधर, है ना। तो ठोस के कणों के मध्य तो बहुत मजबूत पकड़ है भाई, ये नहीं भाग रहे कहीं, तो इनकी गतिशीलता क्या होगी, बहुत ही कम होगी, है ना। इनकी गतिशीलता बहुत कम होगी। ये हो गए ठोस की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी क्रम में चलते हैं द्रव। द्रव को अगर हम एक गिलास पानी लें तो हम देखते हैं जब ग्लास में लिए हैं वो ग्लास के आकार का हो गया, जैसे ही हमने उसे कटोरी में ले लिया वो कटोरी के आकार का हो गया, जैसे ही हमने उसको किसी बोतल में रख दिया वो बोतल के आकार का हो गया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि द्रव को हम जिस भी पात्र में रख रहे हैं वो उसका आकार ले ले रहा है। तो हमें ये पता चला कि द्रव जिस पात्र में रखा जाए उसका आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात में चलते हैं, आयतन। तो आयतन जो है वो द्रव का निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है, एक गिलास पानी चाहे आप फर्श पे फैला दीजिए, चाहे आप कहीं पे भी रख दीजिए, वो एक गिलास पानी ही रहेगा, वो उतना ही स्थान घेरेगा। ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी से पूरे कमरे की धुलाई हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब द्रव का आयतन क्या है, निश्चित है। कणों के मध्य आकर्षण बल, कणों के मध्य एक आकर्षण बल है जिसके कारण हमें वो दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन ठोस की तुलना में इसका आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। गैस की बात करें तो हमने देखा है गैस का कोई आकार नहीं है, गैस का कोई आयतन भी नहीं होता, क्योंकि गुब्बारे में भर के रखे थे इतनी मेहनत से हमने गैस, और जैसे ही उसका धागा खुला वो गैस कहाँ कहाँ तक फैला हमें पता नहीं है। हमारे घर में हमने कुछ लजीज खाना बना लिया, थोड़ी देर में उसकी गंध पड़ोसियों तक पहुंच गई, उन्हें भी पता चल गया कि इनके घर में ये खाना बना है ना। इसका मतलब गैस का कोई अता पता नहीं है भाई, उसकी आयतन भी निश्चित नहीं होती, आकार तो निश्चित होता ही नहीं। कणों के मध्य आकर्षण बल, अगर आकर्षण बल अधिक होता, अगर उनके बीच पकड़ मजबूत होती तो वो भागते क्यों। तो इसका मतलब है उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, और वो अभी यहाँ हैं, अभी पड़ोसी के घर पहुँच गए, है ना। तो ये थे इन शॉर्ट टर्म ठोस, द्रव और गैस। हाँ, एक टर्म और छूट रहा है, गतिशीलता। गतिशीलता ठोस में सबसे कम होगी, द्रव में उससे ज़्यादा होगी और गैस में तो बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये टर्म्स क्लियर हो गए। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, सूरज,
तारे, हमें पता है सूरज बहुत एनर्जेटिक एक पदार्थ है जिसके अंदर से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा का निर्माण हो रहा है। कैसे? ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं। जो किस प्रकार के कण हैं? तो आयनीकृत गैस हैं ये। आप आगे की बात जो क्लासेस होंगे उनमें हम लोग डीपली चर्चा करेंगे सूर्य की रोशनी, उसकी ऊर्जा के बारे में। अभी बस थोड़ा सा जानते हैं कि गैस जब आयनीकृत होते हैं ना, तो वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और ये जो कण होते हैं इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो यही फॉर्म जो होता है पदार्थ का, वो गैस का आयनिक फॉर्म जिसमें बहुत ऊर्जा है, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जब अपीयरेंस होगा, दिखाई देगा, तो ऐसा लगेगा ये लिक्विड है, बह रहा है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। यूज एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लाज्मा का यूज फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस गैस का उपयोग होगा? हीलियम, ठीक है। और नियॉन, नाम से ही पता चल रहा है, नियॉन बल्ब में नियॉन गैस का उपयोग होता है। ये दोनों ही अक्रिय गैस हैं, लेकिन जैसे ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं और उस ट्यूब में हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में बहते हुए दिखाई देने लगते हैं। ये है प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जानते हैं इसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों रखा गया? क्योंकि क्वेश्चंस में आजकल स्टेटमेंट्स भी आते हैं कि इसमें से कौन सा कथन इसके लिए सही है ना। तो हम लोग थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भारत के जो भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने 1920 में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो टर्म है, जो गैस का एक आयतन लेकर उन्होंने कुछ गणनाएं की थी सबसे पहले। उसके बाद आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की कि एक ऐसा पदार्थ है, मतलब पदार्थ का 5वां प्रकार भी है। और बाद में 2 अमेरिकी साइंटिस्टों ने इसको क्या किया, पूरी तरह से कैलकुलेट करके इसको एग्जिस्टेंस में लाया। और चूंकि बोस ने जो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसको गणना किया था और आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की थी, तो इन दोनों के नाम से इसका नाम रख दिया गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब ठंडा करके। बहुत कम मात्रा में गैस, कितना? वायुमंडलीय गैस का 1,00,000 भाग को गर्म ठंडा किया गया और एक नया स्टेट पाया गया जिसका नाम रखा गया BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। आई होप जो फिजिकल हमारा स्टेट्स है आप लोगों का क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट्स की तरफ, है ना। जैसा कि आपको पता है, एक तो जो हमें दिख रहा है, एक जो हमें नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है हमें क्या है? जैसे हमें ये दिख रहा है कि नमक का कलर सफ़ेद है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा है कि नमक को मुंह पे रखने पे वो नमकीन क्यों लगा। हमें ये पता है कि नींबू है और इसमें से पानी सा कुछ निकल रहा है जिसका कलर पानी पानी सा है, कलरलेस है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये खट्टा क्यों है ना। इसका ये जो नींबू है इसको हल्दी में डाल दिया जाए तो इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। सर्फ का पानी है, इसको जैसे ही हल्दी लगे हुए किसी कपड़े में रगड़ दिया जाए तो वो कलर रेड क्यों हो जाता है। इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम चर्चा करें, इसका मतलब कोई पदार्थ कैसे बना है, या वो पदार्थ जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे आकर्षण बल, यहाँ पे हमें केवल पता है आकर्षण बल, इसमें पता चलेगा क्यों, कैसे, कितना, किस लिए ज़्यादा है, किस लिए कम है। ये सब प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में जाएंगे? रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ से हमारा तात्पर्य क्या होगा? वैसे पदार्थ जो ऐसे एग्जिस्टेंस में है कि हम लोग उसको बिल्कुल अच्छे से मेजर कर सकते हैं, उसको एक फार्मूला दे सकते हैं। ये 2 भागों में बांटे गए हैं,
तत्व और यौगिक। तत्व एकदम सिंपल सी, अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले चर्चा की थी पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल इमेज कीजिए, आपने देखा होगा 10th क्लास के बुक में आपने पढ़ा भी है इसे। तो पीरियोडिक टेबल में जो तत्व दिए गए हैं हम लोगों को, वो सब क्या है? एक ही तत्व का सैंबल होता है ना उसमें। तो जब एक ही प्रकार के, एक और शब्द परमाणु, अब हमें केमिस्ट्री को डिटेल्स में जानना है, तो यहाँ पे जिन जिन टर्म्स को हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग आगे की क्लासेस में इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो तत्व वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। आयरन का एक टुकड़ा ले लिए, लोहे का एक टुकड़ा ले लिए, लोहे के एक टुकड़ा में जितने भी कण होंगे वो केवल लोहे के होंगे, है ना। लेकिन इसी लोहे के कण को कुछ दिन तक आप मॉइस्चर में छोड़ दीजिए खुला, अब इसमें जितना जंग लग गया, वो जो जंग है वो लोहा नहीं है, वो तत्व नहीं है। अगर उसकी फॉर्मूला हमें पता चल गई तो वो एक यौगिक है, ठीक है। तो यौगिक क्या है? तत्व से बने हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। यहाँ परमाणु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कभी भी परमाणु की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब एक से अधिक परमाणु मिलते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं, और यौगिक में ऑलवेज कम से कम 2 तत्व होंगे, तो वो बन गया अणु। तो परमाणु प्लस परमाणु क्या हो गया? अणु। और निश्चित मात्रा में मिल रहे हैं। अगर निश्चित मात्रा में मिल रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें ही हम लोगों को बता दिया जाता है कि रासायनिक सूत्र कैसे पहुंचते हैं। हम लोग आगे हम लोग इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे डिटेल में। यौगिक वे हो गए जिनका एक रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जब हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे तो हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। यानी तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2, धात्विक और अधात्विक। जैसे हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लोहा भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है। तो इनमें से कौन तत्व जो हैं धातु हैं और कौन से अधातु हैं? इन्हीं के बीच में एक और टर्म आ जाता है उपधातु, जिनके बारे में हम लोग अलग से क्लासेस में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यौगिक में क्या है? यौगिक अभी हमने पढ़ा कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग को कितना जानना है भाई? देखो तीनों के फॉर्मूलाज हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। और ये तीनों क्या है? सूत्र है ना, किसके हैं? यौगिक के हैं। यौगिक को 3 भाग में बांट दिया जाता है, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये तो शुद्ध पदार्थ के बारे में एक छोटा सा इंट्रो हो गया हमारा। अब हम चलते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है? जहाँ पे तत्व यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिट्टी। मिट्टी से ही हमें लोहा के अयस्क मिल रहे हैं, बॉक्साइड के अयस्क मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट मिट्टी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। दूध, कोई अगर आपसे पूछे कि दूध का कोई फॉर्मूला होता है, तो दूध का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके कॉम्पोजिशंस निश्चित नहीं होते, है ना। तो मिश्रण कितने प्रकार के हैं भाई? मिश्रण वो है जिनमें तत्व और यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा वाला, एक खराब वाला। एक समांगी और दूसरा विसमांगी। समांगी किसे बोलते हैं? विनेगर देखा होगा आपने, है ना, एकदम वाइट सा दिखाई देता है, वाइट साइड। विनेगर में जो है अलग अलग प्रकार के विनेगर्स के फॉर्म आज तक तो आजकल मिलते हैं, मगर किसी भी विनेगर का फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, आपसे जीएस में क्वेश्चन पूछ देता है विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है, आप बहुत अच्छे से बोलते हैं एसिटिक एसिड, लेकिन पूरे विनेगर का फॉर्मूला एसिटिक एसिड नहीं होता, है ना। तो
लेकिन हाँ उसके कण अलग अलग दिखाई नहीं देते, तो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जनरली हम स्टडी करते हैं विलयन का। हम हर बीट पे अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं, है ना। फिलहाल हम चलते हैं, समांगी मिश्रण हो गया हमारा। विसमांगी, विसमांगी का मतलब ही हो गया जहाँ पे विषम जोड़ा बन रहा है, जहाँ के कण आपस में पूर्णतः घुले हुए नहीं हैं, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग अलग प्रकार की है ना। तो इसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होंगे कोलाइड और निलंबन। एग्जाम्पल्स के तौर पे दूध, मिट्टी, धुआं एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन था। अगली क्लासेस में हम लोग ये जो हमारा केमिकल वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन, इसके फर्स्ट पार्ट जो शुद्ध पदार्थ, परमाणु, तत्व, यहाँ से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय स्टडी, पढ़िए और घर में सेफ रहिए। थैंक यू।